गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक आ रही है? एम आई ऑडिबल? गुड। चलिए, यस सर। आज हमारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं नेशनल इनकम वाला, ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। तो आज हम कंक्लूजन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ कंक्लूजन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, अभी तक ये 6 नंबर में पूछा जाता था, कभी कभी ये 15 नंबर में पूछा जाता था। इस बार संभवतः ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। पहले काफी कुछ चीजें इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हम इस पर डिस्कस और कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, राष्ट्रीय आय की गणना में भारत में समस्याएं कौन कौन सी आती हैं? व्हाट ऑल आर द इश्यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार की समस्या आती है? इस बार संभवतः अगर ये क्वेश्चन बनाया गया, ये क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन फिट बैठता है, 5 नंबर के हिसाब से है नहीं, ये 11 नंबर का क्वेश्चन फिट बैठता है। चलिए, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, क्या टॉपिक क्या लिखा है? ब्लैक इकोनॉमी। चलिए, आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण कि हम नेशनल इनकम को काउंट प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। टॉपिक के दौरान हमने कई सारे इशू पर डिस्कशन भी किया है। एक एक करके चलिए। डाटा कलेक्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भावना बता रही है डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन देखिए, एक एक करके मैं इधर से आता हूं। सबसे पहली चीज है ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो समझिए वो इकोनॉमी और वो पैसा जो कि गवर्नमेंट की विजिबिलिटी से बाहर है, सरकार को दिखाया नहीं जा रहा है, और विच इज नॉट विजिबल, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, या जो कि ऐसे कामों में उपयोग की जा रही है जिसका कि सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है, जिसका सरकार के पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इस कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, या इस मनी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक इकोनॉमी। कुछ समय पहले 2016 में आपने पढ़ा होगा, सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था। क्या स्टेप उठाया था भाई? इस ब्लैक इकोनॉमी को हटाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था। क्या स्टेप था? और तब से सरकार कई स्टेप कंटिन्यूस उठाते जा रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। बताइए, ब्लैक इकोनॉमी को हटाने के लिए सरकार ने 2016 में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, जिससे कि आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। डिमोनिटाइजेशन, बिल्कुल सही है, नोटबंदी, डिमोनिटाइजेशन। चलिए, अब यहां पर हमने डिमोनिटाइजेशन की बात की है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 नंबर में डिमोनिटाइजेशन पे। इसलिए चलिए, मेरे को फटाक से बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं डिमोनिटाइजेशन मतलब। आप क्या समझते हैं डिमोनिटाइजेशन मतलब? क्या मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन का? क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा है। पिछले साल का पेपर उठा के देखना, उसमें 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन पे। करेंसी बिकम्स इलीगल, प्रशांत, ठीक है। और बताइए, और क्या समझते हैं आप? सर जो सो बेसिकली ऑल द मनी दैट इज फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी बताइए, विल फटाफट हैव टू बताइए, बी। क्या समझते हैं डिमोनेटाइजेशन मतलब? 3 नंबर का क्वेश्चन आया, क्या लिखेंगे डिमोनेटाइजेशन में? क्या होगा आपका आंसर? प्रचलित मुद्रा को बंद करना, ठीक है। किसमें बंद करना भावना? पेटी में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना, किस में बंद कर देना? हाँ जी, बताइए, और लोग भी आंसर बता सकते हैं।
आप लोग को पता है ना, आपके पास एक चैट बॉक्स है, इस चैट बॉक्स में ऑल द मनी फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी विल हैव टू इंटर इन द इकोनॉमी अगेन। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज समझिए, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज समझिए, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब आरबीआई नई करेंसी को प्रिंट करती है, जब आरबीआई नई करेंसी को प्रिंट करती है तो इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है, जब हम डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो ना तो करेंसी को आप रोक सकते हैं सर्कुलेशन से। ध्यान दीजिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि डिमोनेटाइजेशन मतलब करेंसी को सर्कुलेशन से रोक देना। आप नहीं रोक सकते हैं सर्कुलेशन से। दूसरी बात, करेंसी बंद हो जाएगी, ये भी गलत है। सर्कुलेशन से रुक जाएगी, ये भी गलत है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब समझिए क्या होता है। आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करता है, जो भी नोट प्रिंट करता है, इंडियन क्वाइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन क्वाइनेज एक्ट जिसके अंतर्गत आरबीआई के पास ये अधिकार है कि आरबीआई किसी करेंसी को एक लीगल ट्रेडर का नाम दे सकती है, लीगल ट्रेडर का नाम दे सकती है। अब समझिए लीगल ट्रेडर क्या होता है। लीगल ट्रेडर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा से इस देश में किसी भी बिल का सेटलमेंट हो सके। लीगल ट्रेडर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके माध्यम से इस देश में किसी भी बिल का सेटलमेंट किया जा सके। वर्तमान में इंडियन क्वाइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग ये लीगल ट्रेडर डिसाइड करने की या लीगल ट्रेडर के टैग देने की अधिकार या अथॉरिटी आरबीआई के पास है। आरबीआई इस अथॉरिटी को होल्ड करता है। यानी कल को आरबीआई कह दे कि ये जो पेपर का टुकड़ा है, इस पेपर के टुकड़े का नाम है द हिंदू, द हिंदू है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये लीगल ट्रेडर है, ये 500 का नोट है, तो ये 500 का नोट चलने लगेगा। आप देखिए, आज जो आप 500 का नया नोट चलाते हैं, मान लीजिए आज से 2015 में जब नोटबंदी नहीं हुई थी, तब अगर ये 500 का नोट लेकर के आप जाते दुकान में तो पानीपुरी वाला आपको 10 रुपए की जो 5 पानीपुरी आती है वो भी नहीं देता। क्लियर है? आपको इस 500 रुपए के नोट की वैल्यू क्या थी? जीरो। अगर मैं 2015 की बात करूं तो, जब ये नोटबंदी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय आरबीआई ने इस नोट को लीगल ट्रेडर का नाम नहीं दिया था। लेकिन 2016 में नोटबंदी के बाद आरबीआई ने इस करेंसी, नई जो 500 का नोट है, इसको लीगल ट्रेडर का नाम दे दिया। और पुरानी जो करेंसी थी, पुरानी जो 500 का नोट था, उस पर से लीगल ट्रेडर का टैग उठा लिया। ध्यान दीजिए, टू रिमूव द टैग ऑफ लीगल ट्रेडर फ्रॉम अ करेंसी, किसी मुद्रा पर से लीगल ट्रेडर का नाम हटा लेना, इसी को डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। आरबीआई क्या कर सकती है? लीगल ट्रेडर का नाम हटा सकती है। जबरदस्ती आपके घर में लोग भेज करके आपसे 500 के पुराने नोट छीन के नहीं ले जा सकती है। तो ना तो बंद कर सकती है, ना कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या बोलेगी कि आज रात 8 बजे से ये 500 के जो पुराने नोट हैं ये लीगल ट्रेडर नहीं रहेंगे, मतलब ये किसी भी बिल ऑफ सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं होंगे। समझ रहे? इस प्रक्रिया को कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस व्हेन आरबीआई विल रिमूव द टैग ऑफ लीगल ट्रेडर फ्रॉम अ रनिंग करेंसी। जब आरबीआई किसी व्यवहार में प्रचलित मुद्रा के ऊपर से लीगल ट्रेडर का नाम हटा देती है तो इसे हम डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है नोटबंदी किसको कहते हैं? कौन से एक्ट के अंदर आरबीआई के पास ये पावर है? फटाक से नाम बता दीजिए, फटाक से नाम बता दीजिए, कौन से एक्ट के अंदर आरबीआई के पास पावर है? मैंने नाम बताया था आपको अभी। अरे बता दो यार, सर अभी तो इंडियन बताया तुम्हें नाम। कॉइनेज कौन से एक्ट के अंदर? कौन? भाई किसी चीज के अंदर कोई अधिकार आप दोगे तो उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा ना, कानून बनाना पड़ेगा। तो कौन सा कानून आरबीआई को यह अधिकार देता है? हेलो आईसीए। क्या है? आईसी इंडियन क्वाइनेज एक्ट। ठीक है,
अब एक बात सोचिए, हमारे देश में जो 2016 में जो नोटबंदी हुई, उस पर अब हम एक बात डिस्कस करते हैं जस्ट, ठीक है। इंडियन कॉइनेज एक्ट कहता है कि किसी भी करेंसी को लीगल ट्रेडर का टैग देना या किसी भी करेंसी पर से लीगल ट्रेडर का टैग हटा लेना, ये अधिकार आरबीआई के पास है। और आरबीआई का ऑथोराइज्ड पर्सन है आरबीआई का गवर्नर, वही अनाउंस करेगा। किसने अनाउंस किया 2016 में इंडियन नोटबंदी? आपको पता है किसने अनाउंस किया था? रात को 8 बजे से, प्यारे मित्रों, सुना है आपने? अब आप एक बात सोचिए, जो अनाउंस कर रहा है लीगली ही डोंट हैव अथॉरिटी टू अनाउंस दैट। ये आरबीआई के अंडर में आता है, अनाउंस कोई और कर रहा है। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है, आगे की बातें उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट एक हिंट, जस्ट एक पॉइंट जो डिस्कशन में आया तो मैंने आपको बताया। चलिए, क्लियर है? तो डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में क्या कहा गया कि हम ब्लैक इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रैब कर लेंगे, पूरी तरह से बंद खत्म कर देंगे इस डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। आपको पता है आज भी डिमोनेटाइजेशन पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, एसबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, बड़े बड़े एनालिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जितना करेंसी सर्कुलेशन में था, उसमें कुछ मेरे ख्याल से 96 या 97% करेंसी वापस आ गया था सर्कुलेशन में। मतलब ये वापस नहीं आता तो ये ब्लैक इकोनॉमी था, ये वापस आ गया बैंकिंग सर्कुलेशन में, मतलब ये ब्लैक इकोनॉमी था ही नहीं। एक रिपोर्ट आई नोटबंदी के बाद जिसमें कहा गया कि भारत सरकार की जो ब्लैक इकोनॉमी है, उसका लगभग 49% हिस्सा तो देश में है ही नहीं। 49% हिस्सा देश में नहीं है, और देश में, ठीक है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। बट ये ब्लैक इकोनॉमी सबसे बड़ी समस्या है जो देश के नेशनल इनकम के बीच में आती है। ये देश के नेशनल इनकम के फिगर को एक्यूरेट नहीं बता पाएगी, ठीक है। दूसरा, डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा अपर्याप्त है। हमने बात किया था हमारे देश में 90% लोग तो आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं, और जब आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं तो कैसे सरकार को पता चलेगा कि आपकी अर्निंग कितनी है? हर कोई तो सरकारी जॉब में है नहीं, हर किसी की सैलरी तो अकाउंट में आती नहीं है, हर किसी का टीडीएस तो कटता नहीं है, हर किसी की अकाउंट तो मॉनिटरिंग होती नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कितनी देश की इनकम हो रही है, जबकि लोग डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे, आईटीआर ही फाइल नहीं करेंगे? तो डाटा हमारा क्या है? अपर्याप्त है, डाटा हमारा सफिशिएंट नहीं है। अगली बात कहें तो डाटा हमारा सही भी नहीं है। कैसे सही नहीं है? याद है आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवीए अप्रोच में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन अप्रोच में, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, तो आपने देखा था मिक्स्ड इनकम कैसे निकाला जाता है। मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए क्या एजम्पशन बेसिस किया जाता है, आपको पता है। और जब आपका डाटा ही एजम्पशन बेसिस होगा, अनुमान के आधार पर होगा, तो कहां से ये परफेक्ट होगा और कहां से आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा ही परफेक्ट नहीं है, कैसे वैल्यू आएगी? सर्विस विदाउट वैल्यू, जैसे हमने बात की, हाउसवाइफ की कंडीशन हमने बात की। ऐसे कई सारे सर्विसेज हमारे देश में होते हैं जिन सर्विसेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब इनकी वैल्यू नहीं है, ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होंगे। अगली चीज है टैक्स इवेजन, कर की चोरी, टैक्स की चोरी। समझते हैं टैक्स की चोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग? बताइए। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, और टैक्स की प्लानिंग, दोनों में क्या अंतर है? नाम सुना है आपने, टैक्स की चोरी, लीगैलिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है, इलीगली, आप छुपा रहे हैं सरकार को। और टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है, जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारे यहाँ पे, उस इनकम टैक्स एक्ट के दिए गए प्रावधानों के अंदर, उसके अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर रहा हूं।
मैं सब कुछ बता रहा हूं, आपने जो प्रोविजंस दिए हैं, आपने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर मैं टैक्स बचा रहा हूं, ना कि टैक्स को छुपा करके टैक्स की चोरी करके बचा रहा हूं। तो हमारे देश में टैक्स प्लानिंग से ज्यादा टैक्स इवेजन होता है। हमारे देश में टैक्स प्लानिंग ज्यादा नहीं होती है, उससे ज्यादा टैक्स इवेजन होता है। जबकि लॉजिकली अगर देखा जाए या लॉजिकली अगर किया जाए तो टैक्स प्लानिंग से आज की डेट में अगर देखें तो जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, करंट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 10 लाख रुपए, लगभग 10 लाख रुपए अगर आपने सारे बेनिफिट्स अगर आप वो कर रहे हैं तो लगभग 10 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट आपको मिल सकता है, अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको देखा जाए तो। और भी प्रोविजंस को और डिटेल में पढ़े तो और भी ज्यादा निकल सकती है, लेकिन व्यक्ति उन चीजों में नहीं जाना चाहता है जो लॉजिकल है, लीगल है। व्यक्ति क्या कहता है, भाई हमने कितना कमाया, हमने कमाया 50 लाख रुपए, इस 50 लाख रुपए में से सरकार को बताओ कि हमने कमाया है कितना, 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, बाकी का 47 लाख रुपए कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं है। तो ये समस्या है। ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि 47 लाख पे टैक्स नहीं आया, ये समस्या इसलिए भी है क्योंकि 47 लाख की कहीं कोई अकाउंटिंग ही नहीं हुई। अगर आप इसके टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको ये छुपाना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा, इस पर कहीं कोई अकाउंटिंग ही नहीं हुई। समझ रहे हैं? 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देश में मात्र टैक्स पेइंग के ग्रुप में से मात्र 6.5% वो ग्रुप है जो कि टैक्स पे करता है। समझ लीजिए, टैक्स पे जिनको करना चाहिए उनमें से 6.5%, 6.5% वो ग्रुप है जो कि टैक्स पे करता है। चलिए खैर, ये टैक्स इवेजन भी एक समस्या है। अगली बात, पॉपुलेशन, जनसंख्या। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कौन टैक्स की चोरी कर रहा है, कैसे टैक्स की चोरी कर रहा है, कितना बता रहा है, कितना कमा रहा है, कितना अकाउंट में आ रहा है। एक एक व्यक्ति के 5-5 बैंक अकाउंट होते हैं, कितना बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। सरकार पिछले साल दैट टाइम जो स्पीच आई थी, बजट स्पीच, उस स्पीच को आप सुनिएगा। उस स्पीच में कहा गया था कि हमारे देश में 1%, हार्डली 1% आईटीआर का असेसमेंट होता है। 1% आईटीआर का असेसमेंट होता है का मतलब समझिए, 100 लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें से मात्र एक व्यक्ति के आईटीआर को चेक किया जाता है और उसके डाटा को क्रॉस किया जाता है, उसके बैंक अकाउंट से, उसके रहन सहन से, ये 1% चेक किया जाता है। ये 2-3 साल पहले बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, आप पढ़िएगा, मेरे ख्याल से सीतारमन जी के आने से पहले का ये स्पीच था। उस समय ये स्पीच में स्पेसिफिक वर्ड्स कहा गया था कि वी बिलीव ऑन अवर पीपल, हम अपने लोगों पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ हार्डली 1% का लगभग सिर्फ चेकिंग होता है, 99% की तो चेकिंग ही नहीं होती है। तो आप समझ रहे हैं कि हाउ द पॉपुलेशन, और ये समस्या किस चीज की है, ये समस्या इस चीज की नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ये समस्या इस चीज की है कि भाई ये पॉपुलेशन, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को चेक कर पाना संभव नहीं है जब तक कि आप खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स ना भरे तो। समझ रहे हैं? अब एक बात सोचिए, हम कहते हैं कि अगर ये टैक्स भरा जाए, अगर ये टैक्स चुराया जाता है, ये टैक्स नहीं भरा जाता है, तो इसका लॉस किसको होता है? चलिए, अगर हम बोलते हैं इसका लॉस जो है, ये लॉस किसको होता है? कहीं ना कहीं ये लॉस घूम करके पब्लिक को ही आता है, कहीं ना कहीं ये लॉस घूम करके पब्लिक को ही आता है। बट ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, वो हम टैक्सेशन वैक्सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक दूसरा है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या, तो पॉपुलेशन भी एक समस्या है हमारे देश में, नेशनल इनकम के टैक्सेशन। और इसके अलावा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेशन मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया। अब तो खैर सरकार बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। अभी आपने देखा है इनकम टैक्स में एक नया बदलाव सरकार ने किया है, फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट पिछले बजट में ही सरकार लेकर के आई।
फेसलेस असेसमेंट मतलब पहले क्या होता था कि पहले कौन आईटीआर भर रहा है, किसका टैक्स है, किसकी पेनल्टी है, किसको फाइन देना, नोटिस देना है, हर एक टैक्स ऑफिसर को ये पता होता था। अब ये कुछ भी पता नहीं होता है, सब फेसलेस होता है। किसका आईटीआर कौन ऑफिसर चेक कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है करप्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये कुछ वो इश्यूज हैं जिन इश्यूज के कारण हमारे देश में नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमें समस्या आती है। आप चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ यही इश्यूज हैं, और सोचेंगे और भी इश्यूज निकल के आएंगे, बट इतने इश्यूज में भी आपका काम चल जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन का आप फ्रेमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? क्या इश्यूज हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमारे देश में? बताइए फटाक से। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या क्या समस्याएं हैं? ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इसको फ्रेमवर्क कर सकते हैं इन सब चीजों के साथ में। ठीक है, चलिए अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का। सेपरेक्स वन मोर टाइम, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है, कौन पूछ रहे हैं? प्रतीक्षा। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है सरकार ने जो प्रोविजंस दिए हैं, जैसे सरकार कहती है अंडर सेक्शन 80C, है ना, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन में क्लेम ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो वो भी बता दी उनने। LIC भरिए, ये चीजें आएंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ, इन सब चीजों के माध्यम से मैं कमा कितना रहा था, मान लीजिए मैं कमा रहा हूं 4.5 लाख रुपए, मैंने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये 1.5 लाख घटाने के बाद मेरी जो इनकम है 3 लाख है, और 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है। दिस इज द टैक्स प्लानिंग। समझ रहे, ये टैक्स प्लानिंग है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं कमा रहा हूं 4.5 लाख रुपए, सरकार को बताऊं ही नहीं कुछ भी, कुछ प्लानिंग नहीं किया, और सरकार को कहा सर मैं तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। नाउ इन दिस कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ये टैक्स इवेजन है, ये इलीगल है, ये लीगल है, ये इलीगल है टैक्स इवेजन, और ये लीगल है। क्लियर है बात? समझ में आई आपको? आपको समझ में आया टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में डिफरेंस? चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने डिस्कस किया नेशनल इनकम की बात, नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट की बात। आज से 2 साल 3 साल पहले 2016 में वर्ल्ड की सर्वे आ रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो विश्व में सबसे ज्यादा है, और थी भी विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा हूं। इंडिया विश्व में सबसे तेज गति से, सबसे एक्सेलरेटेड मोशन से अपनी नेशनल इनकम को बढ़ा रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, अभी तो कोरोना ने सबकी हालत खराब कर दी, आज से 2 साल 3 साल पहले देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का हाईएस्ट था। आपने कहा जब नॉमिनल जीडीपी पे हमने बात करी, व्हाट इज द रैंक? इंडिया का नॉमिनल जीडीपी पे रैंक बताइए जल्दी से। नॉमिनल जीडीपी वर्ल्ड वाइज इंडिया का रैंक बताइए भाई। 5th रैंक, करंट में 5th रैंक है। चलिए पीपीपी में बताइए, परचेजिंग पावर पैरिटी में प्रशांत 5th रैंक है भाई, है ना। पीपीपी में 7th रैंक है, कौन बताया? 3rd रैंक है, पीपीपी में 3rd रैंक है। ठीक है, मतलब ये सारे फिगर्स तो, ये सारे फिगर बिल्कुल सही है, ये सारे फिगर्स तो बहुत ही पॉजिटिव साइन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि 2030 में हम चाइना, जापान से आगे निकल जाएंगे जीडीपी के फॉर्म में। खैर अभी तो बचा है, टाइम है 2030 में, बट ये भी रिपोर्ट कह रही है। मतलब ये सारी चीजें तो हमारे लिए पॉजिटिव बात कह रही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन समझिए, दो बातों पे हम बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, और एक हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। दोनों का मतलब समझिए क्या चीज होता है। मान लीजिए एक बच्चा था क्लास फिफ्थ में था, कितने नंबर लाया? 33% नंबर लाया, पास हो गया, क्लास 6th में चला गया।
क्लास 6 में भी 33% नंबर लाया, क्लास 7 में चला गया, 33 लाया, 8th में चला गया, फिर 9th में 33 आया। मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, समझिए बात को, उसका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यही बच्चा क्लास 5th में था, 33% लाया, क्लास 6th में था, क्लास 6th में आया, तो 6th में आने के बाद 70% लाया, 10th में आया 95% लाया। आपने कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स पढ़े होंगे जिनमें क्या लिखा हुआ है, कई सारे में 10th में सप्लीमेंट्री, और है कौन, यूपीएससी क्रैक किया हुआ बंदा। तो यहां पे देखिए ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो दो बातें समझ में आ रही है। ग्रोथ यानी हम क्या बोल रहे हैं, सीधा सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं हम, वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट। डेवलपमेंट यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट, यानी सभी का डेवलपमेंट हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जीडीपी ग्रोथ इंडिकेटर है या जीडीपी एक डेवलपमेंट इंडिकेटर भी है। आंसर इसका क्या हो सकता है, आंसर इसका है नहीं। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जीडीपी एक ग्रोथ इंडिकेटर है। जीडीपी जो है एक वृद्धि का सूचक है। हम सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये ग्रोथ का इंडिकेशन है। बात जब डेवलपमेंट की आती है, इसी देश के बारे में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के, विकास का मतलब क्या हो रहा है, लोग कितने सेटिस्फाइड है, लोग कितने हैप्पी हैं, लोग कितने खुश हैं आपके देश में, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही, इसको कहते हैं हम विकास, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो जब हम इन जीडीपी के फिगर्स से बाहर आते हैं, जीडीपी का फिगर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, देश में हर जगह प्रॉस्पेरिटी बता रहा है, बट वही जब हम डेवलपमेंट में देखने आते हैं तो देखिए कुछ फिगर्स मैंने लगाए हैं। सबसे पहला फिगर देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनएचडीपी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विश्व के 189 कंट्रीज, 189 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है कि किस कंट्री में लोगों का कितना डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट में 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है हेल्थ, दूसरा पैरामीटर है एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा पैरामीटर है जिसमें कि 6 सब पैरामीटर हैं, इंपॉर्टेंट है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। यानी 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर को, वैसे तो इसमें 10 पैरामीटर है, इसमें टोटल 10 पैरामीटर, इन 3 को हम 10 में अलग अलग में बांटते हैं, लेकिन इनको अगर मेजर देखा जाए तो हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने का तरीका, इसके आधार पर 189 नेशंस के कंट्रीज का ये क्या करती है, रैंकिंग करती है। और रैंकिंग करने के बाद इसने भारत को कौन सा रैंक दिया है, तो ये देखिए 189 नेशन में भारत का करंट में रैंक है 129। ये हमारी डेवलपमेंट की स्थिति को बताता है। अगला आइए, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में सभी देशों में भूखमरी की स्थिति को बताता है, हंगर की स्थिति को बताता है, भूखे की स्थिति को बताता है। देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 119 देशों में से 119 देशों में से भारत का रैंक है 103, 103। 119 देशों में से भारत का रैंक है 103। ठीक है, ये हमारी डेवलपमेंट की कहानी बताता है। इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में क्या सब लिखा हुआ है, विश्व में जो पूरे सभी भूखे हैं उसमें से एक तिहाई परसेंटेज सिर्फ भारत में रहता है। मतलब समझिए विश्व के 100 भूखों में से 33 भूखे सिर्फ भारत में रहते हैं। भूखे लोग, भूखे मतलब किसको हम यहाँ पे कहते हैं, वो लोग जिन्हें जिन्हें 2 समय का या 2 टाइम का खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। ये हमारे देश की डेवलपमेंट की कहानी है। पीस इंडेक्स, शांति में 163 कंट्रीज का जब रैंकिंग किया गया, भारत का रैंक है 141। शांति के लोगों का जो दिमाग है वो कितना शांत है, तो देखिए 163 नेशन में हमारे देश का रैंक है 141, है ना, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश रहने की बात कहें हम, विश्व में एक हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें 156 देशों को रैंकिंग की जाती है, 156। भारत का रैंक है 144, 144।
मतलब समझिए 143 देश के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं अपने देश में। और आपको पता है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में कौन सा देश है? बताइए फटाक से, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में कौन सा देश है? भूटान। बिल्कुल सही प्रशांत, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, भूटान। भूटान के ही द्वारा ये हैप्पीनेस इंडेक्स चालू भी किया गया है और विश्व में भूटान सबसे टॉप में है। इसकी कभी ना आप जीडीपी की बात सुनेंगे, कभी ना आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात सुनेंगे। कितनी जीडीपी है पता नहीं। इनने रफाल खरीद लिया है, इनने मिसाइल बना लिया, इनने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, कभी नहीं सुनेंगे आप। लेकिन विश्व का सबसे मतलब लोग, वो उस देश के जो लोग हैं सबसे ज्यादा हैप्पी, सबसे ज्यादा खुश कौन से देश के लोग हैं? तो वो भूटान है। और भूटान के बारे में एक बात और ध्यान दीजिए, भूटान एकमात्र ऐसा देश है, भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव देश है, जो कार्बन नेगेटिव देश है। समझ रहे हैं? इट मीन्स दैट, एक मिनट, इट मीन्स दैट इसका मतलब वो जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उससे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उनके देश में, वो नेगेटिव है। बाकी सभी देश यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव देश है। सोचिए छोटा सा देश। आगे का देखिए, आदर्श कौन लगा है? चलिए आगे कुछ और देखते हैं डेवलपमेंट के डाटास। करप्शन का डाटा, वर्ल्ड में करप्शन का डाटा देखिए। 180 देशों में, 180 देशों की जो रैंकिंग की जा रही है, इस रैंकिंग में भारत भारत जो है किस स्थान पर है? 80 रैंक में। मतलब 180 देशों में 80 मतलब 79। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की एक बार रिपोर्ट पढ़ना। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये भी हमसे अच्छी स्थिति में है। भाई रैंकिंग ऐसा कह रही है, मुझे नहीं पता कैसे है, बट रैंकिंग ऐसा कह रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत से अच्छी स्थिति में है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। चेक करना आप। ये देखिए 180 देशों में से भारत की जो करप्शन की सिचुएशन है वो 80 सिचुएशन है। देखिए अगला एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसार रिपोर्ट क्या कहती है? भारत में 88 मिलियन लोग, भारत में 88 मिलियन लोग, मिलियन बिलियन ट्रिलियन मतलब समझते हैं ना, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, मिलियन 6, बिलियन 9 और ट्रिलियन 12। 88 मिलियन लोग आउट ऑफ 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन में से 88 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मतलब लगभग देश की 6.7% जनसंख्या, निकाल लीजिएगा 135 करोड़ का, 135 करोड़ का 6.5%, 6.7%, साढ़े, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का डाटा मैं बता रहा हूं, 7.5% जनसंख्या वो है जो कि $1.25, पॉवर्टी लाइन समझ रहे कितने का? $1.25 पर पर्सन पर डे का। $1.25 मतलब वैल्यू निकाल लीजिए, आज की डेट में अगर 70 रुपए भी पकड़ूं तो लगभग 100 रुपए, लगभग 100 रुपए। मतलब 6.5% लोग वो हैं जो लगभग 100 रुपए प्रतिदिन का नहीं कमा पा रहे हैं। 100 रुपए प्रतिदिन का यानी महीने का आप निकाल लीजिए, 30 दिन होता है महीने में, 30 दिन होता है महीने में, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, 3000। आपको मालूम है 3000 रुपए अगर आप कमा भी लेते हैं, आज की डेट में अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप 5000 भी कमा लेते हैं तो भी आपको मालूम है कि आप अपनी लाइफ कैसे बिताएंगे। 5000 कमाने, और हमारे देश की सिचुएशन कैसी है, 5 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है। मतलब वो व्यक्ति, ये 6.5% कौन से हैं जो सिर्फ 3000 या 3000 से नीचे कमा रहे हैं? 4000, 5000, 6000, 10,000 वालों को तो जोड़ा ही नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि 3000 तो छोड़िए,
अगर 10,000 भी एक व्यक्ति कमा रहा है और 5 लोगों का परिवार चला रहा है तो आज की डेट में वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। ये हमारे देश की डेवलपमेंट की स्थिति है। यानी जब हम डेवलपमेंट के पन्ने पर आए तो डेवलपमेंट के पन्ने पर जो कहानी हमें जीडीपी ने बताई, राष्ट्रीय आय ने बताई, जीडीपी ग्रोथ रेट ने बताई, उससे पूरा अलग ही कहानी हमें देखने के लिए मिल रहा है। पूरी अलग कहानी हमें देखने के लिए मिल रही है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं जितना अच्छा कि हम ग्रोथ में दिख रहा है। Many 88 mention was will be tribal and they do not earn as well living. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे देश में पॉवर्टी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, हमारे देश में पॉवर्टी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लाकड़वाला कमेटी, लाकड़वाला कमेटी के सॉरी पहले अलग कमेटी के बाद लाकड़वाला कमेटी के बाद फिर सचिन तेंदुलकर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बाद रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो हमारे देश में पॉवर्टी का कैलकुलेशन क्या है भाई साहब। पॉवर्टी का कैलकुलेशन है हमारे देश के डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अर्बन में अगर हम बात करें तो ये लगभग आप मान के चलिए 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,500 रुपए लगभग आता है। इसको अगर हटा भी दूं तो 7,500 रुपए, मतलब आप सोचिए हमारे देश में किसको गरीब माना जाएगा जो 7,500 से कम कमाता है। आपको मालूम है 10,000, 15,000, 20,000 वालों का भी जीवन आज के डेट में किस तरह से चलता है। So this is the situation or scenario of the development. समझ रहे, ये डेवलपमेंट की हमारे देश में सिचुएशन है। ग्रोथ अलग बात है, डेवलपमेंट अलग बात है। मतलब इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूड हम ये कहते हैं कि जीडीपी भले ही कुछ भी फिगर कह रहा हो, कुछ भी डाटा बता रहा हो, न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, रफाल हमने खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, बट ये जो सिचुएशंस बता रही हैं, शायद इन सिचुएशंस की पहली प्राइम जरूरत है सरकार के सामने। सरकार के सामने ये सबसे पहले चुनौतियां हैं, ना कि जो बाकी चीजें हो रही हैं देश में, है ना। वो भी जरूरी है, बिल्कुल एग्रीड, मतलब बट उनसे पहले ये चीजें जरूरी है ना। तो ये सिचुएशन है। सो जीडीपी इज अ ग्रोथ इंडिकेटर, नॉट अ डेवलपमेंट इंडिकेटर, क्योंकि दोनों की कहानी अलग अलग है। यहां पर हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक खत्म होता है। बताइए इस टॉपिक की बातें आपको समझ में आई? बताइए ये टॉपिक आपको समझ में आया?